साथियों, वेलकम बैक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो क्लासेज हम लोग का चल रहा है और आप लोग निरंतरता के साथ क्लास को देख रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। और यही हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जो कर रहे हैं वो रिजल्ट में तब्दील हो जाए, ताकि हम लोग का मेहनत सार्थक हो। ध्यान रखना है कि जो चैनल पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने जो भी ग्रुप है उसमें जरूर इसको शेयर करें, पार्टिसिपेट करें और इस टीम को बड़ा करने का एक प्रयास किया जाए, ताकि दूर दराज के जो भी क्षेत्र के लोग हैं जो पढ़ाई से आज लॉकडाउन की स्थिति में थोड़ा सा दूर हो गए हैं, उनको पढ़ाई मिल सके एक क्वालिटी के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज जो क्लास होगा वो समान विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी का जो विषय चल रहा था उसी का जो बेसिक महत्वपूर्ण पार्ट बचा हुआ था उस पर आज चर्चा करें। और समान विज्ञान में भौतिकी में हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, जिसका क्या डेरिवेशन होता है, कैसे जी निकाला गया, न्यूटन ने किस प्रकार से जी को पहचाना, जी का वैल्यू क्या होता है, पृथ्वी के सतह के आसपास क्या होता है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो जी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब उसका मुख्य रूप से एप्लीकेशन थोड़ा सा देखना है, क्योंकि उसी से आज विज्ञान इतना तरक्की या इतना विकास का कार्य कर रहा है। तो चलिए जी के इंपैक्ट पर आज बात करेंगे और फिर हम लोग द्रव्यमान और भार पर एक अंतर, जो एक कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स का एक डिफरेंस है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये जी की बातें पूरी कंप्लीट हो जाए। और ध्यान रखना कि इसी जी पर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे लिफ्ट, वो निर्भर करता है। तो आज यहां समझ जाएंगे तो लिफ्ट में वही सब चीजें आपको काफी काम देगी। इसको कॉन्सेप्चुअली देखने का प्रयास करें। तो चलते हैं और आज शुरू करते हैं गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो बातें बताई गई है उसको थोड़ा सा यहां पर रिव्यू कर लें। हमने कहा था कि जी का जो वैल्यू होता है वो GM बटा R स्क्वायर होता है बेसिक तौर पर। किसी पिंड के आसपास, पृथ्वी के नजदीक है तो पृथ्वी के आसपास, चंद्रमा के नजदीक चंद्रमा के आसपास। लेकिन पृथ्वी के लिए जब जी अर्थ निकाले थे हम लोग, तो जी अर्थ का वैल्यू पृथ्वी के नजदीक मिला था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबको याद, ये इसी में वैल्यू देने पर ये मिला। दो और पॉइंट पढ़े थे। एक पढ़े थे कि अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं हाइट पर तो GH का मान कितना होता है, तो G इंटू 1 माइनस 2H बटा R होता है, ये हम बता चुके। दूसरा एक पढ़े थे G एट डेप्थ, मतलब गहराई में जाने पर G का मान क्या होता है। तो G एट D कितना होता है, तो हमने पढ़ा था G इंटू 1 माइनस D बटा R। तो यहां जो वैल्यू सब जानते हैं। ऊंचाई पर G का मान, ये G पृथ्वी के नजदीक, H ऊंचाई है, R पृथ्वी की त्रिज्या। यहां क्या है, गहराई पर G का मान, G पृथ्वी के नजदीक, D कितना गहरा गए हैं, R पृथ्वी की त्रिज्या। इतना चीज हम लोग पिछले जो क्लास चल रहा था गुरुत्वीय त्वरण का, उसमें हम लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं और इंपैक्ट की बात करते हैं। और जो हम देखेंगे इंपैक्ट, वो पहला इंपैक्ट देखेंगे पृथ्वी के सतह पर जी का प्रभाव। पृथ्वी के सतह पर जी का प्रभाव, मतलब पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जो लोकेशन है वहां जी का क्या वैल्यू इफेक्ट होता है, उतना ही रहता है, बदलता है तो किस प्रकार बदलता है, इस पर हम यहां एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करें। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग हर जगह पढ़ते रहे हैं, साइंस में, ज्योग्राफी में। तो ये हमारी पृथ्वी है जो एक लगभग गोलाकार पिंड के रूप में, ये इसका पोल है, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल है, ये इसका इक्वेटर है, विषुवत रेखा। और ये पढ़े हैं
कि अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचें तो ये लाइन ऐसे आती है और इसी एक्सिस के परिता ये पृथ्वी घूम रही, जिसका समतल से कोण 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और ऐसे घूम रही है ऐसे कैसे, तो इस तरह से, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसी पर हम लोग को अलग अलग पॉइंट पर जी का मान देखना है कि अलग अलग जगह पर जी कितना होगा। 9.8 तो है, लेकिन 9.8 सब जगह कांस्टेंट है कि अलग अलग, इसी को समझने का प्रयास करें। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, घूम रही। और घूमने से क्या होता है कि पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी के सतह पर जो भी चीजें हैं या उसके अंदर भी जो भी चीजें हैं वो सब उसके साथ घूमेगी। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी के छत पर कोई बैठा हुआ, तो जब गाड़ी चलेगी तो छत पर बैठा हुआ व्यक्ति भी चलेगा, गाड़ी रुकेगी तो छत पर व्यक्ति भी रुका रहेगा। वही चीज है कि इसको गाड़ी समझ लें तो पृथ्वी जब घूम रही है तो इस पर जो जो चीज है वो सब घूम रहा है, और ये घूम रहा है ऐसे एक मोशन में, फिक्स सर्कुलर मोशन है, जिसको वृत्तीय गति कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। तो ये घूर्णन हो रहा है ऐसे, और ऐसे ये घूम रही है अपने एक्सिस पर। तो एक्सिस पर जब घूमेगी तो इस पर मौजूद सभी पिंड घूमेगा। और जब वृत्तीय गति होता है तो वृत्तीय गति में ध्यान रखना है कि एक कंपल्सन है कि केंद्र की तरफ बल लगता है, तो केंद्र की तरफ बल लगता है वृत्तीय गति में, और इस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, अभिकेंद्री बल। और इसके अपोजिट में इसको बैलेंस करने के लिए केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है। तो केंद्र की तरफ अभिकेंद्री बल और बाहर की तरफ अपकेंद्री बल। ये सर्कुलर मोशन हम लोग को पढ़ना होता है, तो दोनों बल लगेगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, और दोनों एक बैलेंस फोर्स है। अभिकेंद्री बल को अपकेंद्री बल बैलेंस करने का काम करता है, ताकि वो सर्किल चलता रहे, सर्किल टूटे नहीं, वो वृत्त में अपना रेखा को पूरा करता रहे, अपने मार्ग को कंप्लीट करता रहे। अब यहां ध्यान रखना है कि हर जगह चल रहा, तो सर्किल हर जगह ऐसे ऐसे ये चल रहा है हर जगह। तो यहां एक सर्किल है जिसको हम लोग विषुवतीय वृत्त कहते हैं। इधर आते हैं आर्टिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, बहुत सारे वृत्त है जो ज्योग्राफी में पढ़ना होता। तो जहां पर ये जो है सबसे दीर्घ वृत्त, या ये जो है इक्वेटोरियल सर्किल, यहां पर कोई पिंड होगा, यहां पृथ्वी का केंद्र है, एक पिंड यहां पर है, ऐसे पिंड को एक व्यक्ति ही मान लेते हैं, एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति पोल पर है, यहां व्यक्ति है इक्वेटर पर और एक पोल पर। तो ऐसे घूमेगा ये, तो वो ऊपर में, तो इस पर वृत्तीय गति का प्रभाव बहुत कम होगा, ये ऊपर उठा हुआ होगा घूमने के कारण। ये क्या होगा कि ये पृथ्वी के कारण ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जब घूमेगा तो ये बाहर फेंका ना जाए, इसके चलते यहां पर एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ इस व्यक्ति पर, और ये फोर्स जो है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये अंदर ना जाए, इसके चलते यहां पर जो सर्कुलर मोशन को पूरा करना करने का दोनों फोर्स लगेगा। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है इसी को हम आप केंद्रीय बल कहते हैं। तो एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल इस सर्किल के लिए Fg, और बाहर की तरफ हो गया अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल का मान कितना, तो अपकेंद्रीय बल पढ़े हम लोग mv²/r, ये होता जहां पर r फिक्स है, इतना दूरी है, मास इस व्यक्ति का मास है, और v वेग है जिससे घूम रहा है। और अंदर में गुरुत्वाकर्षण बल तो पढ़े हैं, F=G(m1m2/r²), तो ये पिंड का मास और पृथ्वी के मास से लग रहा है। तो ये और ये काम कर रहा है, और इस स्थिति में पृथ्वी पर पिंड मौजूद है, मतलब पृथ्वी पर पिंड मौजूद है तो मतलब इसका बल ज्यादा है बाहर वाले से, इसलिए पृथ्वी पर है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो पिंड व्यक्ति बाहर आ जाएगा, और ये अगर ज्यादा होगा तो पृथ्वी पर अपने आप को खींच कर रखेगा व्यक्ति, और हम लोग को पृथ्वी अपने सतह से जोड़ कर रखे हुए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान घूर्णन गति से या वृत्तीय गति से लगने वाले केंद्रीय बल से ज्यादा। अब यहां हमने कहा कि यहां जो है इसका प्रभाव बहुत कम है, इसका वृत्तीय गति,
और प्रभाव कम होने की वजह से इस पर ये फोर्स काम नहीं कर रहा। कौन फोर्स? ये फोर्स तो नहीं काम कर रहा, तो सिर्फ कौन फोर्स काम कर रहा है? एफ जी कर रहा है। यहां पर सिर्फ कौन काम कर रहा है? ये वाला अंदर वाला काम कर रहा है। तो एफ जी तो लग रहा है यहां पर, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां काम नहीं कर पा रहा, और नहीं कर रहा इसलिए एफ जी बड़ा हो जाता है अंदर की तरफ इसकी तुलना में। इसकी तुलना में अगर ये इक्वेटर का है, ये पोल का है, तो ये ध्यान रखना है कि एफ जी जो पोल पर लगता है वो ग्रेटर देन होता है एफ जी एट इक्वेटर। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पोल पर और गुरुत्वाकर्षण बल इक्वेटर पर जब अगर देंगे तो इसका वैल्यू बड़ा होगा पोल का और इसका वैल्यू छोटा होगा। और जब फोर्स बड़ा हो गया तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स हम पढ़े हैं कि F बराबर एम ए होता। तो पिंड का मास और त्वरण, तो त्वरण यहां ए है, लेकिन यहां त्वरण लेना क्या है? जी लेना, क्योंकि जी का वैल्यू तो जी गुना करेंगे, तो ये जी जब लेंगे तो ये एम जी, एम तो फिक्स है, व्यक्ति यहां वही है, यहां भी व्यक्ति हुई तो मास फिक्स है, लेकिन एक जगह जी लें तो यहां फोर्स चूंकि छोटा हो गया है तो जी का मान यहां क्या होगा? तो यहां जो होगा एम जी एट पोल इज लेस देन, इज ग्रेटर देन क्या होगा? एम जी एट क्या? इक्वेटर। क्यों? क्योंकि यहां घूर्णन गति का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है और यहां घूर्णन गति का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और इसी के चलते ध्यान रखना है कि एम जी एट पोल जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, और चूंकि ये वाला बाहर वाला वैल्यू छोटा है तो घटाने का प्रकृति यहां तो घट गया इसमें से ये, इसलिए वैल्यू ये छोटा हो गया इक्वेटर का ग्रेविटेशन फोर्स। अब यहां ध्यान रखना कि अगर ये हो गया तो निश्चित तौर पर अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो जी एट पोल जो होता है, ये जी एट पोल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा? जी एट इक्वेटर। ये ध्यान रखना, और यही आपसे पूछता कि किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण का मान पोल पर और विषुवतीय वृत्त पर या विषुवत रेखा पर कहां ज्यादा होगा? तो पोल पर ज्यादा होगा और इक्वेटर पर कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां विकेंद्री बल काम करता है और यहां विकेंद्री बल काम नहीं करता, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स लगना है वही लगना है। तो रिजल्टेंट फोर्स में यहां पर एमवी स्क्वायर बाई आर घट गया, यहां नहीं घटा, तो एफ जी यहां बड़ा है और एफ जी यहां छोटा। तो यहां पर यही हमने लिखा कि एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल एट पोल पर और गुरुत्वाकर्षण बल इक्वेटर पर, तो ये पोल पर बड़ा है क्योंकि बाहर वाला फोर्स वहां नहीं, यहां पर बाहर वाला फोर्स लग रहा है इसलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ घट गया इसलिए छोटा हो गया, और जब ये फोर्स छोटा होगा तो जी भी क्या होगा? छोटा होगा। तो इतना चीज पहले आपको ध्यान रखना है जी के बारे में, पृथ्वी के पोल पर और विषुवत रेखा पर कि कहां पर कितना होगा। तो आपको सीधा रखना कि पोल पर बड़ा होता है और इक्वेटर पर छोटा होता है। ये कब? जब घूर्णन गति काम कर रहा, ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन एप्लीकेशन से पूछता है। अभी हमने कहा कि ये जो फोर्स इस व्यक्ति पर लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स अगर एफ आर निकालेंगे तो एफ आर कितना होगा? एफ जी एट इक्वेटर और माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही लगा रहा है, ये इसमें से घट जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स का मान आ जाएगा। तो एफ जी एट इक्वेटर माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर का हमको मान मिल जाएगा कितना लग रहा। अब इमेजिन करें कि ये पिंड यहां फिक्स है, एक व्यक्ति है, आर फिक्स है, एम फिक्स है, आर फिक्स है, और पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाएं, तेज करें ज्यादा से ज्यादा, तो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये फोर्स भी क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा ये फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये क्या होगा? बड़ा होगा, और एक समय आएगा कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या होगा? ये एफ आर क्या होगा? ये एफ आर बराबर, अगर ये और ये बराबर है तो एफ आर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इस व्यक्ति पर फोर्स लग रहा था वो 0 हो जाएगा, और जब फोर्स 0 हो जाता है तो इस फोर्स 0 ये बराबर होने के कारण एफ आर 0 हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होने से उस पिंड का वेट जो महसूस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और इस 0 वेट को एक कंडीशन के रूप में देखा जाता है जिसे वेट लेसनेस कहते हैं, हिंदी में भारहीनता कहा जाता। तो क्या हो गया? भारहीनता हो गया। अब यहां ध्यान रखना है कि भारहीनता कब होगा? जब वेग बढ़ेगा। अभी तो भार है और उसी से हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, कोई भी पिंड पृथ्वी पर पड़ा रहता, पृथ्वी को छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिजल्टेंट फोर्स पृथ्वी के केंद्र की तरफ काम कर रहा। तो ये ध्यान रखना। लेकिन अब यहां ध्यान दें कि अगर
इस वेटलेसनेस को ध्यान दें तो वेटलेसनेस के कारण क्या होगा, पृथ्वी से पिंड ऊपर उठने लगे, पृथ्वी की सतह को छोड़ देगा। तो यही पूछता एग्जाम कि पृथ्वी के घूर्णन गति को कितना बढ़ाया जाए या कितना कर देने पर पृथ्वी पर मौजूद जो पिंड है वो भारहीन हो जाएगा या विषुवत रेखा पर मौजूद पिंडों का भार शून्य महसूस होगा। तो कैसे होगा, जब वेग बढ़ाएंगे। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि इसको और इसको बराबर करने के लिए, मतलब ये और ये बराबर हो जाए, इसके लिए v का मान जो होना चाहिए वो वर्तमान के वेग से 17 गुना होना चाहिए। तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखना आपको कि यदि पिंड का भारहीन करना है, पिंड को भारहीनता की स्थिति में लाना, तो ध्यान रखना है कि कब होगा, जब पृथ्वी का घूर्णन गति वर्तमान का 17 गुना हो जाए। कितना हो जाए, 17 गुना हो जाए तो पिंड भारहीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। और नॉर्मली ये इक्वेटर के लिए लिया जाता है। तो इतना ध्यान रखना है, कितना गुना, 17 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा आपसे एग्जाम, क्योंकि 17 गुना जैसे ही करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अंदर की तरफ लग रहा है बराबर हो जाए, और इसके कारण रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी वेग पिंड का या व्यक्ति का महसूस नहीं होगा। तो इतना चीज आप ध्यान रखें, मतलब इधर से इधर आएंगे जी घटेगा, और इधर से इधर आएंगे जी बढ़ेगा। एक पोल से दूसरे पोल तक जाएंगे तो जी पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, चाहे नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए। तो पहले तो इतना चीज आपको ध्यान रखना था। अब ये जी का इंपैक्ट ध्यान रखना कि पोल पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर कितना होता है। ऊपर से नीचे जाएं ऐसे घूमते हुए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, पहले बढ़ेगा पहले घटेगा, या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाए, तो इतना चीज पहले ध्यान रखें। अब इतना पढ़ लिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। जो नोट्स बना रहे हैं वो आप वीडियो को रिप्ले करके पुनः देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब आगे चलें तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब यहां ध्यान देना है कि इसी जी का जो आप पढ़ रहे हैं एक संबंध है एक क्वांटिटी से, और उसी संबंध को एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता। तो वो संबंध पढ़ लेंगे तो जी का मुख्यतः जो भी बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन बन जाए। इसके अलावा जी का उपयोगिता आपको लिफ्ट में दिखेगा जब हम वो लिफ्ट पढ़ेंगे। इसके बाद लिफ्ट हम बताएंगे ताकि आपको जी या जो भी क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से वो सब आप कंप्लीट कर लें। तो चलिए, अब इसी जी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स का। एक का नाम है मास और एक का नाम है वेग। ये ध्यान रखना, दो क्वांटिटी है मास और वेग। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है, द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में भार कहते। बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा सुनाई देने वाला, हम लोग अपने जीवन में ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, दोनों टर्म का, मास का भी और वेट का भी। द्रव्यमान और भार अक्सर लोग जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते रहते हैं, और इसी को समझना है क्या मास है और क्या वेट है। दोनों सेम है, डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो किस मायने में डिफरेंट है? और यहां हम लोग को पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर समझना है कि किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है और किसी पिंड का भार क्या होता है। तो इसको हम एक टेबल के द्वारा समझाएंगे, और टेबल पर ही आपको नजर रखना है पूरी तरह से कि क्या है ये, किस कंडीशन में द्रव्यमान का यूज होता है, किस कंडीशन में वेट का यूज होता है। ये भी ध्यान रखना है साथियों कि ये जो है फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला टॉपिक है, बार बार पूछे, और कमेंट्स बॉक्स में आता रहता है कि सर मास और वेट में हमको समझ में आता है, कंफ्यूजन हो जाता। तो कंफ्यूजन नहीं करें, बिल्कुल क्लास को कंटिन्यूटी के साथ देखें, बिल्कुल एकदम स्थिरता से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ट्रिक
या रटने का प्रयास यहां ना करें। तो चलिए हम दोनों टर्म को डिफाइन करते हैं और समझते हैं। तो सिंपल, दोनों किसी पिंड के लिए यूज होता है। पिंड का ही द्रव्यमान होता है, पिंड का ही भार होता है, ये ध्यान रखना। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका द्रव्यमान भी होगा और वेट भी होगा, अलग अलग कंडीशन। अब यहां ध्यान देंगे कि किसी पिंड का जो वेट होता है, मास, पहले मास देख रहे हैं, तो किसी पिंड का जो मास होता है, तो यह जो बताता है वो क्या बताता है? तो ये जो बताएगा पिंड में निहित मात्रा को बताता है, मात्रा को बताता है, एकदम सिंपल। तो मास जैसे ही बोला जाए तो समझना है कि उसके अंदर है कितना चीज, ये दर्शा रहा। हमारे दिमाग में बिल्कुल इसी तरह के कॉन्सेप्ट उभरते हैं जब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको एक थैला दे दिया जाए, जो थैले में कैपेसिटी 5 केजी किसी पिंड को रखने की है, और थैला दे दिया, आपको कहा जाए कि 10 केजी पिंड को इसमें लेकर आना है। 5 केजी का थैला और 10 केजी लाने के लिए कहा। तो जैसे ही 10 केजी बोलेंगे व्यक्ति, आप थैला देखेंगे, आपको दिमाग में आ जाएगा कि जितना बोला जा रहा है वो उतना मास, उतना बड़ा पिंड इस थैले में नहीं समा नहीं पाएगा, अटेगा नहीं इसमें। तो क्या है, उसके क्वांटिटी पर नजर गई आपकी कि 5 केजी है तो कितना बड़ा है और 10 केजी है तो कितना बड़ा है। अर्थात ये जो मास होता है वो सिर्फ पिंड में निहित जो कॉन्टेंट क्वांटिटी है, मात्रा को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, उस पिंड में कितना क्वांटिटी। जबकि उसी पिंड का अगर वेट की बात करें, उसी पिंड का, तो वेट क्या है? तो वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है, एकदम ध्यान रखना है। वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। तो कौन फोर्स है इसको समझना है। तो कहा जाता है कि पिंड पर, कोई पिंड है तो पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगने वाले, पृथ्वी द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को पिंड का भार कहा जाता है, भार कहते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये क्वांटिटी को बताएगा कितना है, और ये क्या बताएगा? तो ये बल को बताएगा। कौन बल को? पृथ्वी द्वारा लगने वाले आकर्षण बल, कि पृथ्वी उसको कितना अट्रैक्टिव फोर्स से खींच रही। न्यूटन ने सेब को गिरते देखा तो जी को निकालो, गुरुत्वाकर्षण बल को पहचान। तो जिस खिंचाव बल से पृथ्वी ने सेब को खींचा था, वही सेब का क्या है? वेट है, वही सेब का भार है। तो यहां ध्यान रखना, ये बल को बताता है। और कौन सा बल? तो जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपनी तरफ खींचती है, तो वो जो बल लग रहा है वो वेट है उस पिंड का। यहां हम चूंकि पृथ्वी के कॉन्सर्निंग में उसी को कंसीडर करके हम चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पृथ्वी दिया। चंद्रमा का भार लेंगे तो चंद्रमा जितना खींचेगी वो उसका भार हो। बृहस्पति पर जाएंगे तो बृहस्पति जितना फोर्स से खींचेगी वो बृहस्पति पर पिंड का भार हो। हम यहाँ पृथ्वी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पृथ्वी का द्वारा खिंचाव बल यहां देखते हैं। तो ये फोर्स है और ये मात्रा। अब यहां ध्यान रखना है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो फिजिक्स में इसको, मास को दर्शाने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां एम से दर्शाएंगे, जब भी एम लिखा हुआ है, एम बराबर 5 केजी, एम बराबर 10 केजी देगा तो मास है। जबकि जब यहां इसको दर्शाएंगे तो यहां ध्यान रखना कि वेट को दर्शाने के लिए W का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? W का। तो यहां M का प्रयोग होगा, यहां W का प्रयोग होगा। अब यहां पर ध्यान दें कि M और W, M के द्वारा मास दर्शाएंगे और W के द्वारा वेट दर्शाएंगे। और जब दर्शाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा, और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में इसका इकाई
एसआई पद्धति में इसका इकाई केजी होता है, ये ध्यान रखना। तो मास के लिए किलोग्राम ही आएगा, जबकि यहां ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में इकाई दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि यहां पर द्रव्यमान था इसलिए केजी ले ली, यहां पर चूंकि द्रव्यमान नहीं है, फोर्स है, तो फोर्स के लिए एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। तो एक तो न्यूटन होगा ही, तो इकाई न्यूटन होगा, ये ध्यान रखना है न्यूटन। या तो न्यूटन लिखें और नहीं तो अवलिक करके किलोग्राम केजी एफ लिख सकते हैं। तो किलोग्राम फोर्स कहा जाता है, कितना केजी पर कितना फोर्स लग रहा है इससे दर्शाता है, नहीं तो न्यूटन लिखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना है चौथा पॉइंट कि ये जो द्रव्यमान है यह एक अदिश राशि, ये कौन राशि है? अदिश राशि। और यहां जो है भार एक सदिश राशि, ये ध्यान रखना। तो सदिश आदिश हम पूरा आपको पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन क्लास में या वीडियो क्लास के माध्यम से। तो आदिश में जिसमें डायरेक्शन ना हो और जिसमें डायरेक्शन हो वो सदिश। तो किलोग्राम नॉर्मली हम कहने कहा दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। कोई भी चीज खरीदते हैं तो वेट करते हैं, आलू प्याज फल कोई भी फूड ग्रेन्स गेहूं चावल को भी खाते हैं, सब वेट से होता है। तो वेट जब मेजर करते हैं तो वहां पर डायरेक्शन बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इकाई बोलने से समझ जाता है, मैग्नीट्यूड बोलने से समझ जाता है। 5 किलो आलू दीजिए तो आलू तौल कर दे देगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि 5 किलो आलू पूरब की तरफ दीजिए, तो कह देंगे तो वो भी समझ जाएगा कि ये पागल आदमी आया है खरीदने वाला। और जो देने कहेंगे तो वो दे भी नहीं पाएगा। लेकिन यहां क्या है, ये सदिश है, क्योंकि यहां डायरेक्शन फिक्स है, भार का अपना एक डायरेक्शन होता। और भार का डायरेक्शन अक्सर पूछा जाए कि भार का डायरेक्शन किधर होता, तो अक्सर लोग कहते हैं नीचे की तरफ होता है, क्योंकि पृथ्वी किसी पिंड को नीचे की तरफ खींचती है। तो ऐसा नहीं है, नीचे की तरफ नहीं खींचती है, वो अपने केंद्र की तरफ खींचती है। कॉन्सेप्ट क्या है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है उसको समझें कि अगर पृथ्वी है ऐसे तो हमें फील होता है कि हम पृथ्वी के सबसे टॉप पॉइंट पर ऊपर में बैठे, लेकिन हो सकता है कि हम सबसे नीचे में हो, या हो सकता है हम यहां पर हो सकता है हम यहां पर भारत इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 876 किलोमीटर ऊपर में उत्तरी अक्षांश में, मतलब हम लोग थोड़ा सा यहां पर है, इस लोकेशन पर है, न ऊपर है न नीचे है, लेकिन हमें फील होता है कि हम सबसे ऊपर है। और कोई भी चीज ऊपर से आ रही पृथ्वी पर तो ये ऊपर से नीचे आ रही है, यही फील होता। तो ये सही है कि हम जहां पर हैं उसके लिए ऊपर से नीचे, लेकिन पृथ्वी के लिए वो क्या है कि माने एक सेब है यहां से गिर रहा है, सेब ऐसे, तो ये तो हमें लगेगा कि इसको लगेगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन यही सेब अगर यहां से गिर रहा हो तो नीचे होता तो ये इधर गिरता है ऐसे, लेकिन इधर तो नहीं गिरता है, वो गिरता किधर है, ऐसे आता है। अगर कोई सेब यहां हो और ये गिरे तो गिरने नीचे खाने का मतलब तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाता, ये ऐसे जाता है। अगर यहां होगा तो नीचे खाने का मतलब तो इधर जाना चाहिए, लेकिन इधर नहीं जाता है, ये इधर जाता है। तो सब देख रहे हैं, सब ऐसे ऐसे जा रहा है, तो कहां जा रहा है, केंद्र की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान रखना कि भार सदिश राशि है और इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है, इसीलिए इसको हम लोग सदिश मानते हैं, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो इसको भी अदिश मान लेते। तो यहां ध्यान रखना है ये। अब यहां ध्यान देना है अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऊपर वाला पॉइंट हम मिटा रहे हैं इसको, इसको मिटाया और इधर भी पहला पॉइंट मिटा है, ताकि हम अगला पॉइंट लिख सकें और चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी। अब यहां पर M था और ये W है भार,
हमने कहा कि ये क्वांटिटी को बताता है, रो वेट को बताता है। अब यहां ध्यान रखना है, पहले नीचे ही लिख लेते हैं कि पढ़े थे हम लोग यूनिट और मेजरमेंट में कि द्रव्यमान एक मौलिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये पढ़े थे। हमने कहा था कि SI पत्ती में जो 7 है वो सब मौलिक है, जबकि भार क्या है, तो भार एक व्युत्पन्न राशि है, ये भी हमने पढ़ा। मौलिक राशि क्या होता है, तो वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशि जो दूसरे राशियों को यूज करके हम कोई नया क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, तो वो डेराइव्ड क्वांटिटी। तो भार एक व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान एक मौलिक राशि। अब इसीलिए यहां पर समझना है कि ये मौलिक है, इंडिपेंडेंट है, किसी से लेना देना नहीं। और जब इंडिपेंडेंट होता है तो जो जैसा होता है वैसा ही होता है, उसको कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अर्थात समझना क्या है कि द्रव्यमान एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको स्थान बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, मतलब एक पिंड है, उसको कहीं भी ले जाएंगे उसके द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जितना द्रव्यमान जिस जगह पर है, किसी अन्य जगह पर भी उतना ही द्रव्यमान होगा, ये ध्यान रखना पहला। जबकि वेट क्या है कि ये जो है व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशि के रूप में वेट को जब W से लिखते हैं तो W बराबर M × G होता है। इसलिए हमने कहा व्युत्पन्न राशि, जिसमें पिंड का मास है और G गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण हमने देखा कि नॉर्मली तो 9.8 होता है, लेकिन ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है, ध्रुव पर ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, हर जगह पर अलग अलग। अब उस रूप में अगर G बदलेगा, पिंड का मास तो स्थिर है, वो बदल नहीं सकता है, तो G बदलेगा तो वेट क्या होगा, बदल जाएगा। जहां जिस तरह का G होगा उसी तरह का भार होगा। मतलब क्या होगा कि स्थान बदलने से भार बदल सकता है। अगर दो स्थान का G समान है तब तो नहीं बदलेगा, लेकिन दो स्थान का अगर G अलग अलग है तो भार निश्चित तौर पर क्या होगा, चेंज हो जाए। किसी जगह पर कुछ और होगा, किसी जगह पर कुछ और होगा। अगर G बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, G घटेगा तो वेट भी घटेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछता रहता है एग्जाम, और क्वेश्चन आवर होने वाला इसका, चूंकि बहुत सारा टॉपिक आप फिजिक्स में देख चुके हैं। और जब क्वेश्चन आवर होगा तो ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन आवर में सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा, और क्वेश्चन आवर में पूरी तरह से वीडियो को आप देखें, समझें, और क्वेश्चन आवर के जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उन सभी को सही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें। बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से, कोई भी गलती ना हो, कोई भी एरर ना हो, यह ध्यान रखना। तो चलिए अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। इन दोनों से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कहा कि स्थान बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता, यहां स्थान बदलने से भार बदल सकता है, मे बी चेंज, ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि दोनों का मेजरमेंट करते हैं, द्रव्यमान और भार। और मेजरमेंट में दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, कुछ मशीनरी, कुछ साधारण तकनीक का इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट का काम करते हैं, जो मापन की पद्धति में हमने बताया। और जब मेजरमेंट की बात आती है तो द्रव्यमान को मापने के लिए ये ध्यान रखना है कि एक स्पेशल तरकीब है जिसको साधारण तुला कहते हैं। तो साधारण तुला या इसी को भौतिक तुला भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि साधारण तुला या भौतिक तुला से मापा जाता है कौन, द्रव्यमान, ये ध्यान रखना। तो ये पूछेगा एग्जाम कि द्रव्यमान मापा जाएगा किससे, तो साधारण तुला से या भौतिक तुला से। क्या होता है साधारण तुला? तो साधारण तुला जो हम दैनिक जीवन में तराजू इस्तेमाल करते हैं, जिसको बीम बैलेंस कहा जाता है, जो बालाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। टॉर्क हम बताए हैं आप, ये तराजू है, इसका बीम है, और इसी से
रस्सी के द्वारा दो पलड़ा ऐसे जुड़ा हुआ, इस प्रकार से दो पलड़ा है, एक पलड़े पर बाट है और दूसरे पर सामान। तब ऐसे तौलेंगे साधारण तुला से, तो जो तौला जाएगा वो क्या होगा, द्रव्यमान होगा। मतलब जैसे आलू खरीदते हैं तो एक तरफ रख दिया 1 kg, इधर आलू चढ़ा दिया, तो जो मेजरमेंट मिला 1 kg आलू मिल गया, तो वो द्रव्यमान है। क्योंकि होता क्या कि इधर भी mg काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, तो g का कंपोनेंट दोनों में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहां भार का प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहां पर जो क्या है कि जब ये मेजर करेंगे तो इसके लिए एक स्पेशल तराजू की जरूरत पड़ेगी, जिसको कमानीदार तुला कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। तो यहां पर स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल होता है। तो कमानीदार तुला से मापा जाता है किसको, भार को, यह ध्यान रखना। तो कमानीदार तुला कैसा होता है, तो कमानीदार तुला इस प्रकार से एक स्प्रिंग लगा होता है और इसी के नीचे एक हुक लगा होता है। अब यहां पर रीडिंग होता है, रीडिंग का पैटर्न बना होता है, इसमें सूचकांक दिया रहता है ऐसे। अब इस सूचकांक की मदद से यहां पर अंकन होता है, इंडेक्स। अब इस पर किसी चीज को लटकाएंगे, मान लिया एक गैस सिलेंडर आप लटका दें ऐसे, तो गैस सिलेंडर लटकाएंगे तो ये जो खींचेगा स्प्रिंग को, तो खींच करके नीचे आएगा और उसके द्वारा यहां पर वेट का मेजरमेंट हो जाए, और जो वेट मिलेगा यहां, तो ये जो लिखेगा किलोग्राम फोर्स लिखेगा, यहां क्या लिखेगा, केजी लिखेगा। तो 1 kg लिखते हैं और यहां तो होगा तो 1 kg फोर्स लिखा जाए, क्योंकि हमने कहा था कि वेट का यूनिट किलोग्राम फोर्स या न्यूटन होता है, द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है। इतना ध्यान रखेंगे पहले द्रव्यमान और वेट के बारे में, और ये दोनों बार बार पूछा जाएगा एग्जाम। अब यहां पर एक सवाल हम पूछ रहे हैं बहुत सिंपल, जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझना। ऐसे ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन आवर जब कराएंगे तो बेसिक तौर पर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जो अभी तक पढ़ा, सिंपल पेंडुलम पढ़ा, जी पढ़ा, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, यहां पर द्रव्यमान और वेट पढ़ा, और एक टॉपिक और पढ़ लेना है लिफ्ट। तो सारा जी से रिलेटेड टॉपिक आप आसानी से समझ पाएंगे और जो भी क्वेश्चन हो आप बना पाएंगे। एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब देंगे, सब लोग अपने अपने स्तर से जितना पढ़े हैं उसी के आधार। कहता है कि एक व्यक्ति है जो पृथ्वी पर ताकत लगाकर ऊपर उठता, जंप करता। तो जब पृथ्वी पर ताकत लगाकर उछलता है तो 1 मीटर ऊंचाई पर जाता है, मतलब 1 मीटर उछल सकता है पृथ्वी पर। उछलेंगे तो जंप करेंगे, पूरे बॉडी को उठाएंगे ऊपर, दरोगा तैयारी करेंगे, हाई जंप 4 फीट करना होता है, तो जंप करने के लिए अपनी बॉडी को उठाना पड़ता है ताकत लगा के। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी पर व्यक्ति उछलता है तो 1 मीटर ऊंचा जाता है। 1 मीटर में कितना फीट, तो 1 मीटर में 3.28 फीट, 1 मीटर 4 फीट उछलना होता है। अब यहां ध्यान रखना है कि 1 मीटर ऊंचाई पर जाता है, तो कहता है कि यही व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाए और उछले, तो उछलेगा 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा, 1 मीटर से कम, या इनमें से कोई नहीं। कितना उछलेगा, तो चंद्रमा पर जो उछलना है इसको, वो 1 मीटर से ज्यादा उछलेगा, 1 ही मीटर उछलेगा, या 1 मीटर से कम उछलेगा। तो ध्यान रखना है, चंद्रमा पर 1 मीटर से ज्यादा उछलेगा, ये ध्यान रखना है। और बहुत लोग आप में जो देख रहे हैं वो इन सब चीजों को भली भांति समझते भी हैं, देखते भी हैं, क्योंकि पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत सारा चीजें उनको बताई गई है पहले। तो इन सब में कोई कंफ्यूजन है, ऐसे ऐसे सवाल आप बिल्कुल देखते ही बना देंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उस पर आप ध्यान दें। अब बाकी इसको हम क्वेश्चन आवर में डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन आवर आएगा, आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप कंफ्यूजन में होंगे, जो चीजें आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो कि नहीं समझ में आया, वो क्वेश्चन आवर में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आवर 2 दिन हो सकता है इसका, क्योंकि एक दिन में सभी क्वेश्चन को कंक्लूड करना संभव नहीं हो पाएगा, सारे कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन आवर के द्वारा जो पढ़ाया गया उसका फिर से रिवीजन किया जाएगा।
तो थैंक यू। फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक में, अलग विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पूरी तरह से मस्त रहें, मस्त लाइफ जिएं। किसी भी तरह का तनाव अपने आसपास फटकने ना दें। तो बोलिए सब मिलकर एकदम दिल से जय हो मैया की।